के सभी बच्चों का आज के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम व्यावसायिक अध्ययन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 व्यावसायिक सेवाएं, बिजनेस सर्विसेज। देखिए, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि सेवा यानी सर्विस से क्या तात्पर्य है, उसका अर्थ, उसकी प्रकृति, वस्तु और सेवाओं में अंतर क्या होता है, व्यापारिक सेवाओं के कितने प्रकार हैं, बैंक और उनकी सेवाएं कौन कौन सी हैं, बैंक कितने प्रकार के होते हैं, ई बैंकिंग क्या है, बीमा सिद्धांत और कार्य, बीमा के प्रकार कौन कौन से हैं और संचार की कौन कौन सी सेवाएं हैं, परिवहन क्या है, भंडारण क्या है, ये सेवाएं कौन कौन सी होती हैं और इनके क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहली बात, व्यापार के अंतर्गत माल और उत्पाद, वस्तु व सेवा दोनों ही आवश्यक हैं। केवल माल का उत्पादन पर्याप्त नहीं होता, उस माल को सुरक्षित रखना, उसे निश्चित स्थान तक पहुंचाना, वित्त यानी कि धन की व्यवस्था करना, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो उत्पादन से भिन्न है। सिनेमा हॉल में सिनेमा देखने का आनंद, डॉक्टर व इंजीनियर से अपनी आवश्यकता की सलाह लेना, युवतियों का सौंदर्य सेवा का प्रयोग, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी से उसके वाहन का प्रयोग करना, ये सब सेवाएं हैं। और हम समझ सकते हैं कि सेवा एक ऐसा क्षेत्र है जो व्यापार का अभिन्न अंग है। जैसे सिनेमा देखने का अनुभव संतुष्टि प्रदान करता है, परंतु सिनेमा घर को ग्रहण नहीं किया जा सकता। ठीक इसी प्रकार एक रिक्शा चालक की सेवाएं प्रयोग तो की जा सकती हैं, परंतु उसे क्रय नहीं किया जा सकता। तो सेवा है क्या? दरअसल सेवा एक क्रिया है, यह कार्यों की श्रृंखला जो कि अमूर्त है, जो उपभोक्ता की समस्या का निवारण कर सकती है। सेवा को खरीदा या बेचा जा सकता है, परंतु यह भौतिक रूप में नहीं होती, इसे छीना नहीं जा सकता। किससे? सेवा देने वाले से, सर्विस प्रोवाइडर से। दूसरे शब्दों में सेवा एक ऐसा कार्य या लाभ है जो एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रस्तुत करता है, परंतु यह आवश्यक रूप से अमूर्त होती है, अमूर्त यानी कि इंटेंजिबल, तथा इसका स्वामित्व नहीं लिया जा सकता। सेवा का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है? आज के युग में व्यापार करने के लिए सेवा रक्त के समान है। रक्त कुछ नहीं, यहाँ रक्त से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सेवा क्षेत्र जीवन रक्त के समान है। जब हम जीवन रक्त बोलते हैं तो इसका आशय होता है कि जिस तरह से जीवन जीने के लिए रक्त की आवश्यकता है, उसी तरह से सेवा जो है वो बिजनेस की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ केवल रक्त नहीं, जीवन रक्त लिखना चाहिए। उत्पादक द्वारा उत्पादक को एक स्थान से अन्य स्थान पर पहुँचाने के लिए बहुत सारी सेवाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे उत्पादन के बॉन्ड व पूर्व बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए यहाँ बॉन्ड लिखा हुआ है। जैसे उत्पादन के ब्रांड होना चाहिए। ठीक है, ब्रांड आप लोग समझते हैं, जैसे सैमसंग एक ब्रांड है, जैसे विभिन्न प्रकार के बॉन्ड ब्रांड हैं, आईफोन एक ब्रांड है ना। तो उत्पादन के जो जो ब्रांड हैं वह मुझे लगता है कुछ और है यहाँ, सॉरी बच्चों, ये उत्पादन के बाद है। उत्पादन के बाद व पूर्व बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त करने के लिए संचार व डाक सुविधाओं या सेवाओं का प्रयोग किया जाता है। माल वितरित करने के लिए वितरण सेवाएं यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज हैं। उत्पाद की जानकारी देने के लिए विज्ञापन सेवा का प्रयोग, और इसके अतिरिक्त विभिन्न वित्तीय सेवाएं यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, ये सब क्या हैं? ये सब सेवाएं हैं जो कि बिजनेस अपने उपयोग में लाता है, अपने उत्पादों यानी कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। तो हम सेवाओं के कुछ लक्षणों को चलिए जल्दी से जान लेते हैं, इसकी प्रकृति को जानने के लिए, कि ये इंटेंजिबल होती हैं, अमूर्त होती हैं, इन्हें छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जा सकता है। होटल की सेवाएं उसके मूर्त वस्तु, होटल के गमले, पर्दे और पर्यावरण का अनुभव देते हैं। अमूर्त होने के कारण इन्हें सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। सेवाओं को इकट्ठा कलेक्ट नहीं किया जा सकता, न ही इनका भंडारण संभव है। ठीक है। जैसे कहीं पे कोई बेहतरीन सा लाइव डांस परफॉर्मेंस चल रहा है, तो आप उसका भंडारण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक सेवा है। आप उसे सर्विस प्रोवाइडर यानी कि डांसर से, डांस करने वाले से, नृत्य को मतलब जो नृत्यांगना है या जो नृत्य करने वाला व्यक्ति है, उससे आप नृत्य को अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप कहें कि हम उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में उसे स्टोर कर सकते हैं इस तरह से, तो रिकॉर्ड करने के बाद वो डीवीडी बन जाएगी और वो वस्तु में आएगा, वो सेवा में नहीं रहेगा। और वस्तु को एक निश्चित रेट से बेचा जा सकता है इजीली, और वो टेंजिबल भी होगा।
लेकिन हम बात करते हैं सेवाओं की जो अमूर्त होती हैं, जिन्हें स्टोर नहीं किया जा सकता, सर्विस प्रोवाइडर से अलग नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर 2, चर गुण अलग अलग होना, वेरिएबिलिटी। सेवा कभी भी एक समान नहीं होती, सेवा चर प्रकृति की होती है। चर का मतलब ही होता है वेरिएबल, यानी कि जो बदलता रहता है। ठीक है, दो अलग अलग उपभोक्ता एक ही सर्विस प्रोवाइडर से एक ही सेवा लें, लेकिन उनका अनुभव अलग अलग हो सकता है। एक टीचर सारे बच्चों को पढ़ाता है, वैसे ही पढ़ाता है, एक ही क्लास होती है, लेकिन उसी टीचर से अलग अलग बच्चे, अलग अलग छात्र अलग अलग सीख लेते हैं, उनका सीखने का स्तर अलग अलग होता है। तो सेवा का स्तर जो है वो वेरिएबल की तरह है, यानी कि इसकी चर प्रकृति है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, ये एक जैसा नहीं हो सकता। नाशवान सेवा नश्वर होती है। जैसे कहीं पे मैंने अभी कहा कि डांस हो रहा है, अगर आप उसे उस समय आनंद नहीं लेंगे तो वो उसके बाद वो कार्यक्रम समाप्त होते ही वो सेवा वहाँ पे पेरिश हो जाएगी, उसका नाश हो जाएगा, यानी वो समाप्त हो जाएगी। उपभोक्ता का विलय या योगदान, सेवा प्रदान करते हुए व लेते हुए उपभोक्ता की राय आवश्यक है, जिससे सेवा को ग्राहक के निर्देशानुसार, जैसे सौंदर्य प्रसाधन सेवा, ब्यूटी पार्लर में भिन्न भिन्न प्रकार के सौंदर्य हैं, तो आप किस तरह का सौंदर्य कराना चाहते हैं, आई मीन सौंदर्य प्रसाधन सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं, इस पे डिपेंड करेगा। सर्विस इज अ सब्जेक्टिव पार्ट। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ रिक्शा चालक है, अगर आपकी इच्छा नहीं है उपभोक्ता के तौर पे, तो रिक्शा चालक आपको ये सेवा नहीं दे सकता है। इसी तरह से आप जिस भी सौंदर्य प्रसाधन सेवा का लाभ उठाने जा रहे हैं, चाहे हेयर ड्रायर हो या नेल जो भी हो, वट एवर इट इज़, तो वो आप अगर चाहेंगे तो ही आप इसका लाभ उठा सकेंगे। सेवा व वस्तु के मध्य अंतर, डिफरेंसेस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, सेवा और वस्तु दोनों ही उपभोक्ता की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं। वस्तु के निर्माण की लागत उसके विक्रय मूल्य को निर्धारित करता है, जबकि सेवा में लगने वाला श्रम सेवा का मूल्य निर्धारित करता है। दिस इज द मेन डिफरेंस। निर्माण की लागत जो है वो उसके विक्रय मूल्य को तय करेगा वस्तु, और सेवा में जो श्रम लगेगा वो उसका मूल्य तय करेगा। परंतु सेवा व उत्पाद को पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। शुद्ध रूप से वस्तु या शुद्ध रूप से सेवा भी परिभाषित की नहीं जा सकती। कहा यह जा सकता है कि सेवा क्षेत्र के सेवा का तत्व वस्तु तत्व से अधिक होता है, यानी कि सेवा क्षेत्र में सेवा का भाव अधिक होता है और वस्तु में सेवा का भाव उतना नहीं होता। कुछ उत्पादक या बाजार करता सेवा पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि कुछ वस्तु विक्रेता वस्तु को ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे किसी रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाला भोजन वहाँ की वस्तु है, लेकिन परोसने की विधि या तरीका वो सेवा है। ओके, तो सेवा व वस्तु में अंतर क्या है? जो वस्तुएं हैं वो मूर्त होती हैं, सेवाएं अमूर्त होती हैं। अमूर्त यानी कि इनटेंजिबल, मूर्त यानी टेंजिबल। अमूर्त यानी कि कैन नॉट बी टच्ड, कैन नॉट बी सीन। ओके, उत्पाद में समरूपता, वस्तुएं एक जैसी होती हैं, सेवाएं हर बार अलग होती हैं, हर अनुभव अलग होगा सेवा का। ये सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर दोनों की मानसिकता पर भी निर्भर करता है कि अनुभव कैसा होगा। यह एक भौतिक वस्तु है, यह एक क्रिया प्रक्रिया है, वापस की जा सकती है, वापस नहीं लाई जा सकती। ठीक है, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और आपने वहाँ पे बहुत बैड सर्विस पाई, तो आप उसे ये नहीं कह सकते कि भैया हमें आपके रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाना, आपकी सर्विस अच्छी नहीं थी, आप वापस कर लीजिए। खाना खा चुके, वो खाना अगर अच्छा नहीं लगा तो आप वापस कर सकते हैं, बट उसका बैड मैनर वापस नहीं कर सकते। इसका स्वामित्व हस्तांतरित हो जाता है। इसका स्वामित्व हस्तांतरित नहीं हो सकता है। जो कंज्यूमर है वो केवल उसका उपयोग करता है। इसका संग्रह किया जा सकता है, इसका संग्रह नहीं किया जा सकता। तो आपने अभी वस्तुओं और सेवाओं के बीच के अंतर को जाना और समझा, और अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और अंतरों को जानने में। वितरण, वृहद स्तर पर वस्तुओं का वितरण संभव है, वृहद स्तर पर सेवाओं का वितरण नहीं किया जा सकता, बल्कि यहाँ पर उपभोक्ता को अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी होती है। चाहे डॉक्टर की सेवाएं हों, चाहे इंजीनियर की सेवाएं हों, चाहे सीए की सेवाएं हों, चाहे किसी वकील की सेवाएं हों, किसी टीचर की सेवाएं हों। तकनीकी, प्रायः उच्च तकनीक का प्रयोग यहाँ होता है। सामान्य या उच्च या सेवा के श्रम पर निर्भर करता है कि वो किस तरह का श्रम है। अगर शारीरिक श्रम है तो सामान्य होगा, अगर मानसिक श्रम किया जा रहा है तो वह उच्च स्तर का हो सकता है। उपभोक्ता की भागीदारी, प्रायः उपभोक्ता की भागीदारी कम होती है। उपभोक्ता के अनुसार सेवा
दी जाती है। वस्तु प्रमाप के अनुसार उत्पादित की जाती है, सेवा का कोई निर्धारित प्रमाप नहीं होता। वस्तु सेवादाता से पृथक अस्तित्व रखती है, सेवा सेवादाता से पृथक नहीं की जा सकती। वस्तु को निर्माण करके उसका संग्रह किया जाता है, सेवा का संग्रह संभव नहीं है ना। तो कुल मिलाकर के आपने अभी तक अंतर जाना वस्तुओं और सेवाओं में। अब सेवाओं के प्रकार की बात करते हैं। देखिए, सेवाएं जो हैं वो कई क्षेत्र में होती हैं। आप एक बार डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, मैं आपको कुछ बातें संक्षेप में बताता हूँ, क्योंकि बहुत अधिक समय नहीं है और मुझे लगता है ये टॉपिक ऐसा है जो आपको पहले से पता है। सेवा उद्योग मनोरंजन की फील्ड में अगर होता है तो सेवाएं हैं टीवी, चलचित्र, कार्यक्रम, प्रदर्शनी, खेलकूद के लिए पार्क वगैरह। व्यापारिक सेवाओं में थोक व्यापार, फुटकर व्यापार, ऑनलाइन व्यापार। वित्त और बीमा के क्षेत्र में ऋण और अग्रिम एडवांसेस जो आपको मिल जाते हैं। उधार कार्ड यानी कि क्रेडिट कार्ड। बैंकिंग, परामर्श, अगर आपको किसी भी तरह का परामर्श लेना है, मनोचिकित्सकीय परामर्श लेना है या करियर का परामर्श लेना है तो सेवा दलाल, ब्रोकरेज में जैसे आपको कोई कार खरीदनी या बेचनी है, शेयर मार्केट से शेयर वगैरह खरीदने बेचने हैं तो वो भी इसी का हिस्सा है। शिक्षा में स्कूल, कॉलेज और प्रशिक्षण केंद्र आते हैं। परिवहन में वायु सेवा, सड़क मार्ग सेवा, पाइपलाइन सेवा, कोरियर सेवा वगैरह। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो अस्पताल, जिम, स्पा, मेडिटेशन केंद्र वगैरह आते हैं। संचार में टेलीफोन, फैक्स, मोबाइल और डेटा ट्रांसफ़र वगैरह आते हैं। मुख्यतः अगर बात करें हम तो सेवाएं तीन तरह की: सामाजिक, व्यक्तिगत और व्यावसायिक। सामाजिक सेवाएं वो होती हैं जो स्वैच्छिक संगठनों द्वारा की जाती हैं। समाज की जीवन शैली को सुधारने और ऊपर उठाने की दृष्टि से समाज का हर वर्ग समान रूप से ऊपर उठता है और यह समाज के कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए विद्यालय, स्वास्थ्य, सफाई वगैरह की व्यवस्थाएं जैसे कार्य करती है। व्यक्तिगत सेवाओं की अगर बात करें तो प्रत्येक ग्राहक के लिए इनका भिन्न स्वरूप हो सकता है। मनोरंजन की सेवाएं होती हैं ये, और व्यावसायिक सेवाएं ही हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़नी है। तो आइए जानते हैं सबसे पहली व्यावसायिक सेवा कौन सी है। जो व्यवसाय को चलायमान रखने के लिए सेवाएं होती हैं वो सब व्यावसायिक सेवाएं हैं। और इसमें पहली सेवा है बैंकिंग। बैंकिंग वह क्रिया है जिसमें उधार लेने के उद्देश्य से जनता से धन एकत्र किया जाता है और जमा लेने और उधार देने के ब्याज का अंतर जो होता है वो बैंक का लाभ होता है। एक्चुअली बैंक जमाओं पर ब्याज कम दर से देती है और जो लोगों को उधार देती है उन पर ब्याज ज़्यादा लगाती है, और यही बैंक की इनकम का जरिया है। जनता से धन जमा करवा कर या विभिन्न योजनाओं के लिए धन को विनियोजित कराते हैं, और यह परियोजनाएं सरकारी और गैर सरकारी भी हो सकती हैं। मतलब जनता से जो धन मिलता है ये उसे विभिन्न परियोजनाओं में कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। ये सरकारी या गैर सरकारी कहीं भी हो सकता है। तो बैंकों के प्रकार अगर हम बात करें तो ये व्यापारिक बैंक होते हैं जिन्हें हम कमर्शियल बैंक बोलते हैं। सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक, जैसे लखीमपुर में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। कुछ विशेष बैंक होते हैं जो विशेष पर्पज़ से होते हैं, जैसे कि शुरुआत में एचडीएफसी बैंक की स्थापना हाउसिंग सर्विसेज के लिए हुई थी। ठीक है, आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, है ना। केंद्रीय बैंक जो है ये भी विशेष बैंक है और ये बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में स्थापित हुआ था। सेंट्रल बैंक इज़ नॉट अ नेम, ओके। सेंट्रल बैंक एक ओहदा है जो कि भारत में आरबीआई सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक कही जा सकती है। तो व्यापारिक बैंकों को इन्होंने बताया है बैंकिंग अधिनियम, भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 के अनुसार कार्य करने वाले बैंक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में हो सकते हैं, और इनका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सामाजिक उत्थान के लिए स्थापित किए गए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य लाभार्जन नहीं होता। ठीक है, निजी क्षेत्र के बैंक जो होते हैं ये बेसिकली अपने लाभ के लिए बैंकिंग सेवाएं देते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एसबीआई है, पीएनबी है, और निजी क्षेत्र के बैंकों में एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा वगैरह वगैरह आते हैं। एक्सिस बैंक वगैरह भी इसी में है। सहकारी बैंक की अगर हम बात करें तो सहकारी बैंक का कार्यकलाप गठन और सहकारिता के आधार पर होता है। कार्यकलाप और गठन दोनों, गठन मतलब निर्माण, सहकारिता। तो सहकारिता क्या है? जो सदस्य किसी भी बैंक को स्थापित करेंगे उनके बीच में वित्तीय सेवाएं आदान प्रदान करना। ठीक है, तो ये जो इनका मुख्य उद्देश्य है वो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिकाधिक साख सुविधाएं उपलब्ध कराना है। राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत इनकी स्थापना होती है। इनका नियमन राज्य सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से किया जाता है। अभी रिसेंटली कोऑपरेटिव बैंक्स को जो है रिजर्व बैंक के अधीन ले लिया गया है। खैर,
विशेष बैंक कौन होते हैं? विशेष बैंक वो होते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य के साथ स्थापित किए जाते हैं। जैसे विदेशी विनिमय बैंक, ये विदेशी विनिमय जो आयात और निर्यात व्यापार में लगे हैं, उन्हें आवश्यकता अनुसार विदेशी मुद्रा को उपलब्ध कराने का दायित्व इनका है। औद्योगिक बैंक जो उद्योगों को ऋण प्रदान करते हैं। विकास बैंक जो विकास के इंफ्रास्ट्रक्चरल जो बहुत सारी गतिविधियां होती हैं उनमें लगी हुई कंपनीज को उधार देने का कार्य करता है। आयात निर्यात बैंक इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। यह बैंक विशेष उद्देश्य के लिए ही वित्त प्रदान करते हैं, यानी कि धन प्रदान करते हैं जिसके लिए इनकी स्थापना हुई होती है। और इन बैंकों की स्थापना की अगर बात करें तो ये विशेष कानून द्वारा होते हैं। कृषि बैंक, बैंक ऑफ जापान, उद्योग और उद्योग बैंक, यह सब बैंक बड़ी परियोजनाओं के लिए वित्त की सहायता प्रदान करते हैं। केंद्रीय बैंक, व्यापारिक बैंक के ऊपर केंद्रीय बैंक होता है। यह सरकारी बैंक की ही तरह कार्य करता है और सभी बैंक इसी के अंतर्गत आते हैं। देश की मुद्रा और साख नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी एंड क्रेडिट पॉलिसी दोनों बनाने का दायित्व इसी के ऊपर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है और यह बैंकों का बैंक है। ये नोट जारी करते हैं, सरकार के वित्त एजेंट के रूप में कार्य भी करते हैं, यानी कि सरकार के फाइनेंस एजेंट होते हैं एक तरह से। और वाणिज्य बैंकों के नकदी भंडार का भी संरक्षक होता है। जितने भी बैंक हैं उन सभी का जो नकदी भंडार है वो इन्हीं के पास जमा होता है। यह सरकार के सलाहकार के रूप में ही कार्य करते हैं। केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा के प्रबंधन और देश के बाहरी मूल्य को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार हैं। एक और बात बता दें कि केंद्रीय बैंक सरकार का भी बैंकर होता है, यानी कि सरकार का जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वह अतिरिक्त धन केंद्रीय बैंक के पास जमा होता है और अगर सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो भी केंद्रीय बैंक ही उसको धन प्रदान करता है। ये काम बैंक का होता है। इस तरह से केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक होने के नाते सरकार का भी बैंकर है। वाणिज्य बैंकों के कार्य कौन कौन से होते हैं? दो तरह के कार्य हैं, प्राथमिक कार्य और द्वितीयक कार्य। तो प्राथमिक कार्यों में दो तरह से इसमें दो हिस्से होंगे, एक तो जमा स्वीकार करना और दूसरा अग्रिम प्रदान करना। जमा जब आप स्वीकार करते हैं तो कुछ प्रकार के खाते हैं। बचत जमा खाता जो आप सबका होता है, ठीक है, स्कॉलरशिप के लिए आपने जो खाता खुलवाया है वो बचत जमा खाता ही है। सावधि जमा खाता वो होता है जो एक निश्चित अवधि के लिए खुलवाया जाता है, इसे फिक्स्ड डिपॉजिट भी बोलते हैं। वर्तमान जमा ये एक तरह का करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट जनरली व्यापारियों के द्वारा खुलवाया जाता है। और आवर्ती जमा जो होता है इसे रिकरिंग डिपॉजिट आरडी बोला जाता है। आप प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह, प्रति तिमाही, प्रति छमाही और सालाना या सालाना आप कुछ एक निश्चित धनराशि जमा कर सकते हैं बैंक में। ये बचत को बढ़ावा देने के लिए होता है। उधार देना, इसमें ओवरड्राफ्ट एक सुविधा आती है जिसमें आपने जितना पैसा जमा कर रखा है उससे ज़्यादा पैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एज अ व्यापारी, एज अ बिजनेस पर्सन। क्रेडिट नोट की अगर हम बात करें तो ये नकद उधार दिया जाना है बैंक के द्वारा। ऋण बैंक आपको दे सकता है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। और आपके जो विनिमय विपत्र होते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आप उन्हें जमा करके भी नकद प्राप्त कर सकते हैं कुछ कटौती के बाद, कुछ डिडक्शन के बाद। ये जो डिडक्शन होता है इसको छूट कहा जाता है और सरकार आपके बिल को लेकर के आपको जो पैसा दे देती है, इस प्रक्रिया को ही विनिमय विपत्र की कटौती करना बोलते हैं, यानी कि इनकैशमेंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल। ओके, द्वितीय कार्यों में सरकार बैंक जो है वो दो तरह के कार्य करती है, एक तो एजेंसी संबंधी कार्य और दूसरे सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एजेंसी संबंधी जो कार्य होते हैं, यानी कि आपके आदेश पर जो भी व्यक्ति काम करता है वो आपका एजेंट होता है। तो आपके आदेश पे बैंक आपके धन का ट्रांसफ़र करता है किसी अन्य के खाते में। आपके द्वारा इश्यू किए गए चेक का भुगतान बैंक करता है। आवधिक भुगतान, यानी कि अगर आपने बैंक को कह रखा है कि एक निश्चित समय के बाद आपने अगर कोई LIC वगैरह की पॉलिसी ले रखी है या आपके बच्चों की स्कूल फीस है, तो अगर आप बैंक को एक रिटर्न ऑर्डर दे देते हैं अगले जितने समय के लिए आप देंगे, तो बैंक मैनेजर अगर उसे एक्सेप्ट कर लेता है तो निश्चित समय पे उस अकाउंट नंबर में उतनी धनराशि जितनी आपने बताई है वो एक निश्चित तिथि पे जमा करता रहेगा, हर साल या हर बार। पोर्टफोलियो प्रबंधन ये बेसिकली होता है जब आप बैंक के माध्यम से अपने धन का विनियोग कराना चाहते हैं, ये पोर्टफोलियो प्रबंधन कहलाता है। आवधिक संग्रह, यानी कि अगर आप एक निश्चित समय के लिए कुछ संग्रह करना चाहते हैं। कुछ और भी एजेंसी संबंधी कार्य हैं जो बैंक करते हैं, डिटेल में अभी हम जानेंगे। सामान्य उपयोगिता कार्य कौन कौन से होते हैं? ड्राफ्ट जारी करना, बैंक ड्राफ्ट किसी को पेमेंट करने का एक तरीका वैसे ही है जैसे कि चेक हुआ करते थे। चेक आपने देखा होगा,
जनरली सरकारों में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पेमेंट वगैरह लिया जाता था। हालांकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। पहले जब तक ये ऑनलाइन सुविधा नहीं थी तब तक बैंक ड्राफ्ट जो है पेमेंट लेने का सबसे साफ़ सुथरा तरीका माना जाता था। लॉकर सुविधा आप जानते हैं, आप अपनी महंगी चीज़ें, बहुत कीमती चीज़ें आप बैंक के एक बॉक्स में रख सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ किराया देना पड़ता है। विदेशी मुद्रा व्यवहार भी बैंक करते हैं, लेकिन सारे बैंक नहीं, कुछ खास बैंक। और जो भी प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा होता है ये उसकी रिपोर्ट बीच बीच में देते रहते हैं। तमाम समाज कल्याण के कार्य भी बैंक करते हैं। तो अभी आपने जो ये बैंकों के कार्य जाने हैं, इसी के आधार पे यही टॉपिक आप इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जमा स्वीकार करने में आपने 4 खाते पढ़े थे, उसमें से खातों के प्रकार आपको सबसे पहले पढ़ना है। सावधि या मुद्दती खाता क्या होता है मैंने आपको अभी बताया। बचत खाता, चालू खाता। चालू खाते के साथ आपको पासबुक मिलती है। जमा करने की एक किताब भी मिलती है। अगर आप किसी कर्मचारी के माध्यम से धन भिजवाते हैं तो उस स्लिप पे आप पैसा भर करके रखते हैं। और फाइनली उसमें वो एक प्रतिफल है जो आपके पास रह जाता है, और वो जो कर्मचारी वहाँ जाएगा जितना पैसा उस पर लिखा होगा उतना ही पैसा उसे जमा करना होगा। इस तरह से किसी भी प्रकार के किसी भी मतलब फ्रॉड की गुंजाइश नहीं रहती। तो 3 चीज़ें मिलती हैं जिस व्यक्ति ने चालू खाता खुलवा रखा है। एक तो पासबुक, दूसरा जमा की किताब, और तीसरा चेकबुक। इसके बाद हम बात करें बहुविकल्प जमा खाता, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, या इस प्रकार का खाता है जिसमें निक्षेपकर्ता बचत खाते और चालू खाते की ब्याज की दर व तरलता दोनों का लाभ उठाता है। और ये रिसेंटली बैंकों ने खोलना शुरू किया है। खैर, बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं में बैंक ड्राफ्ट मैंने आपको अभी बताया है, एक बार पढ़ेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ध्यान से सुन लीजिए, नवंबर 2005 में यह सुविधा प्रारंभ हुई। इसकी स्थापना इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी द्वारा हुई। यह एक राष्ट्रव्यापी भुगतान प्रणाली है जो निधि अंतरण की सुविधा प्रदान करती है। निधि अंतरण मतलब फंड ट्रांसफ़र। ओके, एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक की निधि अंतरित की जा सकती है। इसमें चेक व ड्राफ्ट बनाने की असुविधा से आप बच जाते हैं और पैसे का ट्रांसफ़र कर पाते हैं। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस बहुत ज़्यादा पॉपुलरली इसे जाना जाता है। आरबीआई इसको नियंत्रित करता है। आरबीआई द्वारा प्राप्तकर्ता बैंक, अदायगी बैंक को, प्राप्तकर्ता बैंक यानी पाने वाला बैंक, अदायगी बैंक यानी पेमेंट करने वाला बैंक, उसी के माध्यम से इसे आरबीआई के माध्यम से इसे सेटल कर दिया जाता है। एक्चुअली आरबीआई के पास हर बैंक का खाता है, चाहे ए बैंक हो या बी बैंक हो। मान लिया ए बैंक को बी बैंक को 5,000 रुपये देने हैं, तो आरबीआई में ए का भी खाता है और बी का भी खाता है। तो अगर ए बैंक को देने हैं इसको बी बैंक को, तो अल्टीमेटली आरबीआई अपने यहाँ बी बैंक के खाते में 5,000 बढ़ा देगा और ए बैंक से 5,000 घटा देगा। इस तरह से ए और बी के बीच में बगैर किसी धन के ट्रांसफ़र के पैसे का सेटलमेंट हो जाता है। इसमें क्या होता है कि 2 लाख रुपए से अधिक की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से आप भेजते हैं। जो नेफ्ट होता है, एनईएफटी यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसमें आप 50,000 तक की धनराशि को ट्रांसफ़र करते हैं। अभी रिसेंटली 2020 में आरबीआई ने एक नया नियम जारी किया जिसमें आप नेफ्ट के माध्यम से भी रियल टाइम सेटलमेंट कर सकते हैं। मतलब ये है कि अब आप तुरंत जैसे ही पैसा भेजेंगे अगले मिनट में ये पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। चेक आप सभी लोग जानते हैं, आपके घर में आपके पापा के पास चेक बुक होगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, और ये उसका एक फॉर्मेट है। चेक के माध्यम से भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कार्य, एटीएम मशीन आप सभी लोग परिचित हैं, यहाँ इसका चित्र भी है। 24 घंटे आप यहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। पीओएस मशीन एक तरह की वो मशीन है जो आपने हमेशा किसी शॉपिंग मॉल में जब आप गए होंगे तो अपने काउंटर पर देखा होगा। अब ज़्यादातर दुकानदार, अगर बड़ी दुकानें हैं तो अपने पास पॉइंट ऑफ सेल मशीन रखने लगे हैं। इसमें आप अपना एटीएम कार्ड स्वाइप कर सकते हैं और अपना पिन डाल करके पेमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई, सर्वप्रथम हस्तांतरित होने वाला डेटा तैयार किया जाता है, फिर इन्हें ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के द्वारा ईडीआई फॉर्मेट में ट्रांसलेट कर दिया जाता है। यह एक मानक प्रारूप का उपयोग करता है और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कंपनी की किसी अन्य कंपनी की सूचना को कागज़ के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजने की सुविधा देता है। और इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफ़र ईईटी होता है 2 प्रकार से, नेफ्ट और आरटीजीएस, जिनका ब्यौरा आप पहले ही पा चुके हैं।
ई बैंकिंग जो आपने अभी जानी है, इसके लाभ क्या क्या हैं। चौबीसों घंटे सेवाएं मिलते हैं, ग्राहक संतुष्ट रहते हैं, सौदों में पारदर्शिता बनी रहती है। अगर आपने किसी को 20,000 रुपये का पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली किया है तो ही और शी कैन नॉट डिनाई, बिकॉज आपके खाते में भी दिखेगा और उसके खाते में भी दिखेगा। यू कैन ऑल्सो टेक ए स्क्रीन शॉट एंड आपके पास एक रिसिप्ट होती है। जिस ऐप से या जिस वेबसाइट से आप पेमेंट करते हैं उस पर भी इसका ब्यौरा रहता है, तो पारदर्शिता बनी रहती है। ई बैंकिंग द्वारा बैंकों में भी प्रतिस्पर्धा रहती है। बैंकिंग शाखा ना होने पर डिजिटली रूप से बैंकों को ग्राहक से सौदा करना आसान होता है। बैंकों में किसी किसी सौदे जैसे पासबुक भरवाने, सावध बनवाने ही जाना पड़ता है, अदरवाइज़ बैंकों में भीड़ भाड़ से बचाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के एटीएम जैसी सुविधाएं ग्राहकों को हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। ई बैंकिंग में डिजिटल लेन देन के प्रकार इस तरह से हैं: डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूएसएसडी में पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल, ईपीएस, यूपीआई, भीम, मोबाइल, प्रीपेड कार्ड, ये सारी सुविधाएं हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हैं। डाक सेवाएं, इनकी बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चों से मेरी ये अपेक्षा है कि आज की ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कोई डाउट है तो पूछेंगे, और इन टॉपिक्स को आपको याद भी करना है। कल इनसे संबंधित कोई ना कोई सवाल मैं आपसे इसी वीडियो में पूछूंगा, और आपके ग्रुप में भी ये बात पूछी जा सकती है, तो इन्हें अच्छे से याद करें। अब तक के आज के डिस्कस किए गए टॉपिक आपको न सिर्फ समझ में आने चाहिए बल्कि आपको उन्हें आज याद भी करना है। थैंक यू सो मच। आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो ज़्यादातर लोगों के बीच में साझा करें और उनसे कहें कि इस वीडियो को ध्यान से देखें। कई कई बार देखने पे बिल्कुल आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। कई चीज़ें मैंने जल्दबाजी में, थोड़ा सा जल्दी में बताई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन टॉपिक से आप चूँकि पहले से परिचित थे इसलिए आपको ये समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो पूछने में कोई संकोच मत कीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं।